राजस्थान की एक ऐसी रियासत जिसका अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया था और उस रियासत के लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। लंदन तक वो गए और उस रियासत के विलय को लंदन में जाकर फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट से कैंसिल करवाया गया। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की करौली रियासत। यहां के यदुवंशी शासक थे, इनकी शाखा थी जादौन। और सन 1855 ईस्वी में उस समय भारत के जो गवर्नर थे डलहौजी, उनके द्वारा करौली रियासत का ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। दरअसल कहानी क्या है, सन 1852 ईस्वी में करौली के जो शासक थे यदुवंशी शासक, इनकी शाखा थी जादौन, नरसिंह पाल की डेथ हो जाती है। नरसिंह पाल की कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले एक व्यक्ति को गोद ले लिया था जिनका नाम था भरतपाल। अब जब नरसिंह पाल की डेथ हो गई तो भरतपाल को अगला शासक बना दिया गया। डलहौजी ने कहा कि आपको यह गोद लेने का अधिकार नहीं है। क्यों? हमारी पूरी बात सुनो। डलहौजी ने कहा कि मैंने एक नीति की घोषणा की है और वो नीति है हड़प नीति, या जिसको गोद निषेध नीति कहा गया। बोले क्या है ये नीति? डलहौजी ने यह कहा कि भारत में 3 प्रकार की रियासतें हैं। एक वो रियासतें जो हमारे आने से पहले स्वतंत्र हुआ करती थी और बाद में फिर उन्होंने हमारे साथ में संधियां कर ली, वो पहले प्रकार की रियासतें हैं और इन रियासतों को गोद लेने का अधिकार है। गोद लेने का मतलब यह है कि अगर कोई राजा है जिसके अगर कोई संतान नहीं है तो वो अपने कुल का, अपने निकट संबंधियों का कोई बच्चा गोद ले लिया करता था और राजा की जब मृत्यु होती थी तो गोद लिया हुआ उसका जो पुत्र होता था वो अगला शासक बन जाया करता था। तो ये पहले प्रकार की जो रियासतें हैं इनको गोद लेने का अधिकार है। दूसरे प्रकार की वो रियासतें जो हमारे आने से पहले किसी और के अधीन हुआ करती थी, कि पहले मुगलों के अधीन थी, बाद में फिर मराठों के अधीन हो गई और हमारे आने के बाद फिर हमारे अधीन हो गई, तो उन रियासतों को गोद लेने का अधिकार है या नहीं है, हम परिस्थिति देखकर डिसाइड करेंगे। अगर हम कहेंगे कि ठीक है आप गोद ले सकते हो, तब तो आप ले पाओगे, और हम ये कहेंगे नहीं आपको गोद लेने का अधिकार नहीं है, तो फिर आप गोद नहीं ले पाओगे। और अगर आपको मना कर दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में आपकी उस रियासत का विलय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो साम्राज्य है उसके अंतर्गत कर लिया जाएगा। तीसरे प्रकार की वो रियासतें हैं जिनको बनाया ही अंग्रेजों ने है। जैसे राजस्थान की अगर हम बात करें तो धौलपुर हो गई, टोंक हो गई, झालावाड़ हो गई। धौलपुर जिसको 1806 में बनाया अंग्रेजों ने, टोंक जिसको 1817 में बनाया, झालावाड़ जिसको 1838 में बनाया। बोले ये तीसरे प्रकार की जो रियासतें होंगी इनको तो किसी भी हालत में ये परमिशन नहीं दी जाएगी कि आप गोद ले सकते हो। मतलब वहां पर तो अगर राजा की निसंतान मृत्यु हो गई तो उस रियासत का सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत विलय कर लिया जाएगा। हालांकि उस समय कंपनी का साम्राज्य था। 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस क्रांति के बाद यहां का जो शासन है वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया था। तब सीधे ब्रिटिश संसद का यहां पर शासन होता था, लेकिन उससे पहले ये कंपनी का शासन था। मतलब एक प्राइवेट कंपनी यहां पर शासन कर रही थी। ठीक उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए जैसे यहां भारत की कंपनी है रिलायंस किसी दूसरे देश में जाए और वहां पर अपनी सत्ता स्थापित कर ले तो कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो अब जब ये 3 प्रकार की उसने रियासतें डिसाइड की तो करौली में सन 1852 ईस्वी में वहां के शासक नरसिंह पाल की निसंतान मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूर्व उन्होंने भरतपाल को गोद लिया हुआ था। भरतपाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। तो डलहौजी के द्वारा यह कहा गया कि साहब ये करौली जो है ये दूसरे प्रकार की रियासत है। मतलब हमारे आने से पहले ये किसी और के अधीन थे और बाद में ये हमारे अधीन है, तो हम इनको गोद लेने का अधिकार नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में उसका विलय कर लिया गया। अब जब विलय कर लिया गया तो करौली वालों ने समझाया, अरे भैया हम आपके आने से पहले स्वतंत्र थे और आपके आने के बाद फिर हमने आपके साथ में संधियां की हैं। इसका मतलब यह है कि जो पहले प्रकार की जो आपने रियासत कर रखी है फर्स्ट कैटेगरी वाली, हम उस फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, तो उस हिसाब से हमको गोद लेने का अधिकार है। डलहौजी ने कहा नो। अब डलहौजी जो 1848 से और 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था, उसकी स्पष्ट नीति थी, विजन उसका बिल्कुल क्लियर था कि ज्यादा से ज्यादा भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य का विस्तार किया जाए। अब ये 2 प्रकार से हो सकता है, या तो युद्ध लड़के, तो कई रियासतों के साथ में उसने युद्ध लड़े और युद्ध लड़के उनका विलय कर लिया गया। जैसे पंजाब की हम बात करें, पंजाब का विलय युद्ध लड़के कर लिया गया था 29 मार्च 1849 ईस्वी को। या सिक्किम की बात कर लें कि सिक्किम में जो ब्रिटिश जो डॉक्टर्स थे उन डॉक्टर्स पर कुछ जुर्माना लगाया गया था। डलहौजी ने कहा बोले विलय कर लो रियासत का ही।
मतलब वहां अंग्रेज डॉक्टर पर कोई जुर्माना लगाया, पूरी रियासत का ही विलय कर लिया गया। इसके अलावा 1852 ईस्वी में जो बर्मा वाला जो क्षेत्र आता है, पीगू वाला जो क्षेत्र आता है, वहां पर नौसेना के कुछ अधिकारियों के साथ में दुर्व्यवहार कर दिया गया था। डलहौजी ने कहा कि पूरी रियासत को इसका विलय कर लो। तो मतलब डलहौजी की यह स्पष्ट और क्लियर नीति थी कि या तो युद्ध से विलय कर लो या फिर ये नीति लेकर आ जाओ, गोद निषेध नीति, जिसको हमने हड़प नीति कहा क्योंकि हड़पने की नीति थी, या इस तरीके से विलय कर लो। तो करौली की जो रियासत है वो इस हड़प नीति का शिकार हो गई। डलहौजी ने मना कर दिया, नहीं साहब ये वापस नहीं दी जाएगी। यहां के जो लोग थे करौली रियासत के, उन्होंने इसका विरोध किया और बड़ी लंबी दौड़ लगाई। वो लोग गए लंदन तक और लंदन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट जो था वहां पर गए और उनको समझाया, बोले साहब ये डलहौजी की नीति के कारण हमारी रियासत का विलय कर लिया गया, और न केवल हमारी रियासत बल्कि बहुत सारी रियासतें थी जिनका उस समय विलय कर लिया गया था। बोले हम उस फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, तो हमारा जो विलय किया गया वो बहुत गलत है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट से डलहौजी के उस निर्णय को चेंज करवाया गया और फिर फाइनली मदन पाल जो थे वो इसी राजवंश से रिलेटेड थे। भरत पाल को तो शासक नहीं माना गया, मदन पाल शासक माने गए और मदन पाल को अगला शासक बनाया गया। मदन पाल, हम ये देखते हैं कि जब 1857 की क्रांति हुई थी राजस्थान में, तो उस समय करौली रियासत के शासक थे मदन पाल, और मदन पाल ने 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया था। गवर्नर जनरल जो बाद में वायसराय जो बना था केनिंग, उसने भरपूर प्रशंसा की थी। दरअसल क्या है, जब कोटा में जो क्रांतिकारी थे उन्होंने कोटा नगर के पूरे प्रशासन पर सब जगह कब्जा कर लिया था, और कोटा के जो महाराव थे राम सिंह सेकंड, उनको नजरबंद कर लिया था। अक्टूबर 1857 में शुरू हुई थी ये क्रांति कोटा में। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक वहां के पूरे नगर प्रशासन पर सब जगह क्रांतिकारियों का अधिकार था। तो एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था रॉबर्ट्स। वो रॉबर्ट्स एक बहुत बड़ी सेना लेकर और फिर कोटा में पहुंचा, कोटा रियासत में। तो उस समय करौली के जो महाराव थे मदन पाल, उन्होंने भी अपनी 1000 की जो फौज है रॉबर्ट्स के साथ में रवाना की थी। ये सेना वहां पर पहुंची और 22 तारीख के बाद में 8 दिन बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, मतलब 30 मार्च 1858 ईस्वी को रॉबर्ट्स ने करौली के सहयोग से कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त किया, और कोटा के महाराव जिनको नजरबंद किया हुआ था, और क्रांतिकारियों ने एक लेटर पे साइन करा लिए थे कि साहब ये लेटर पे आप साइन करो कि यहां पर जितने भी अंग्रेज अधिकारियों की जो हत्या की गई है इसमें सारा आपका समर्थन है, उस पर साइन किए हुए थे। तो कुल मिलाकर कोटा के महाराव को भी उन्होंने मुक्त करा लिया, क्रांतिकारियों के कब्जे से कोटा को छुड़ा लिया। और फिर बाद में जब ये जांच की गई कि साहब आपने साइन किए, तो महाराव ने कहा कि साहब मैं तो नजरबंद था, मेरे को कैद किया हुआ था, तो ऐसे में जबरदस्ती मेरे से कुछ भी करवा लिया गया होगा। तो खैर ये केवल करौली रियासत की बात नहीं है, हमारा विषय चल रहा था करौली रियासत। केवल करौली का ही विलय नहीं किया गया। अगर हम ये देखें कि डलहौजी के द्वारा कैसे पंजाब का भी विलय कर लिया गया था। दरअसल अंग्रेजों और पंजाब के बीच में 2 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ था 1845-46 ईस्वी में, उस समय गवर्नर जनरल था होर्डिंग। और दूसरा जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों और पंजाब के बीच में, वो था 1848 और 49 ईस्वी में, और इस समय गवर्नर जनरल था डलहौजी। वही डलहौजी जिसकी नीति स्पष्ट थी, जिसने 1851 में 1851 में यह कहा था अवध के संबंध में, जो अवध रियासत थी, कि एक दिन ये जो चेरी है ये हमारे मुंह में आकर गिरेगी। मतलब उसका क्लियर विजन था, भैया जैसे भी हो इन रियासतों का विलय करो। उसने क्या किया, जो अवध वाला क्षेत्र था, एक रिपोर्ट तैयार करवाई अपने एक व्यक्ति से जिसका नाम था आउटरम, और आउटरम से कहा कि एक रिपोर्ट तैयार कर दे जिसमें यहां बता कि इस अवध में कुशासन चल रहा है, अच्छे प्रकार से जो यहाँ का नवाब है वो अच्छे प्रकार से शासन का संचालन नहीं कर पा रहा है। आउटरम के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई और ये कहा कि वाजिद अली शाह जो है इसके राज्य में यहाँ पर कुशासन हो गया है। उस कुशासन के आधार पर वाजिद अली शाह को वहां से हटाया गया और हटाकर और कलकत्ता भेज दिया गया और अवध पर अधिकार कर लिया गया। उन्होंने पूछा, बोले साहब आपने ये क्यों किया? बोले यहाँ कुशासन के आधार पर। तो लोगों ने याद दिलाया कि 1851 में आपने ये कहा था कि ये चेरी है एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, तो इसका मतलब आपकी प्लानिंग बड़ी लंबी थी। तो पंजाब को लेकर भी उनकी प्लानिंग इसी प्रकार से थी, क्योंकि पंजाब का जो क्षेत्र है बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, इसके अलावा स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र था। जैसा कुछ जो अंग्रेज अधिकारी हैं उनके कथन से ये पता लगता है, जैसे ओसबर्न ये कहता है कि साहब महाराजा रणजीत सिंह की जब डेथ हुई थी तो उनकी डेथ होते ही हमको पंजाब का विलय इस कंपनी साम्राज्य के अंतर्गत कर लेना चाहिए था। आगे ओसबर्न ये कहता है कि जब कंपनी बड़े बड़े ऊंटों को खा सकती है, ऊंट किसको कहा? मुगलों को, मराठों को। बोले जब कंपनी बड़े बड़े ऊंटों को खा सकती है तो ऐसे में तो पंजाब तो एक छोटा सा मच्छर है,
एक ब्रॉडफुट जो एक अंग्रेज अधिकारी लेखक हुआ, उसने कहा कि महाराजा रणजीत सिंह की जब डेथ हुई तो रणजीत सिंह की डेथ होने के तुरंत बाद ही हमको इसका विलय कर लेना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, अब जब दिलीप सिंह हैं तो दिलीप सिंह के बाद हम ये जो पंजाब का साम्राज्य है इसका विलय कर लेंगे और इसको मिला लेंगे। तो डलहौजी ने क्या किया, इस पंजाब का विलय करने के लिए दो युद्ध हुए इनके बीच में, अंग्रेजों और पंजाब के बीच में जो ये दूसरा युद्ध लड़ा गया था, इसके दो चरण थे, मतलब दो युद्ध थे। एक पहला युद्ध था चिलियानवाला का युद्ध जो 1849 में लड़ा गया था, और दूसरा युद्ध था जिसको गुजरात का युद्ध कहा गया। ये भारत वाला गुजरात नहीं है, पाकिस्तान में भी एक जगह थी गुजरात, जिसको गुजरात का युद्ध कहा गया, और उसमें तोपों का बहुत यूज में लिया गया, या उसको तोपों का युद्ध इसी कारण कहा गया। तो 1849 में अंग्रेजों और सिखों के बीच में ये जो दूसरे चरण का युद्ध है, इसमें दो युद्ध लड़े गए। पहला चिलियानवाला का युद्ध 1849 में ही, और दूसरा गुजरात का युद्ध जिसको तोपों का युद्ध भी कहा गया, क्योंकि उसमें तोपों का भरपूर उपयोग किया गया था, यह भी 1849 में लड़ा गया। अब ये जो पहला युद्ध था चिलियानवाला का युद्ध, इसमें डलहौजी ने अपना एक सेना नायक भेजा जिसका नाम था गफ, और इसमें अंग्रेज सिखों को पराजित नहीं कर पाए, और गफ ने जाकर डलहौजी से यह कह दिया कि अपन तो जीत गए, मतलब लंबी लंबी फेंकी। डलहौजी ने यह कहा कि ऐसी जीत कंपनी साम्राज्य को बर्बाद कर देगी, तो भैया गफ तू लंबी लंबी गफ मत फेंके, तू तो साइड में हट जा। गफ को हटाया और उसकी जगह नेपियर को अपना सेना नायक बनाकर भेजा, और अब इस युद्ध में तोपों का भरपूर उपयोग हुआ। गुजरात में यह युद्ध लड़ा गया, इसीलिए तोपों का युद्ध, या इसको गुजरात का युद्ध कहा। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने सिखों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया, और 29 मार्च 1849 ईस्वी को पंजाब का विलय कर लिया गया। कुछ अंग्रेज अधिकारी हैं जो ऐसा कहते हैं, जैसे इवान बेल्स है। इवान बेल्स ने कहा कि साहब ये धोखा है। इसके अलावा पंजाब का जो रेजिडेंट था जिसका नाम था हेनरी लॉरेंस, उसने कहा कि भैया अगर ये इतना बड़ा रीजन नहीं था जिसके कारण आप पंजाब का विलय कर रहे हो, तो सवाल ये है फिर रीजन क्या था, क्यों लड़ा गया था? भाई कारण क्या थी कि पंजाब जो रियासत है उसके दो गवर्नर थे, एक तो मुल्तान का गवर्नर था और एक हजारा का गवर्नर था। मुल्तान का गवर्नर था मूलराज और हजारा का गवर्नर था चतर सिंह। तो चतर सिंह और उनके जो बेटे थे शेर सिंह, इन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो इसी के कारण अंग्रेजों को यह अच्छा मौका मिल गया कि अच्छा ये इन्होंने विद्रोह कर दिया पंजाब वालों ने, जबकि महाराजा ने विद्रोह नहीं किया था, उनके कुछ गवर्नर के द्वारा विद्रोह किया गया था। और इसी को बहाना लेकर, इसी को उद्देश्य लेकर कि साहब इनके द्वारा विद्रोह किया गया है, अंग्रेजों ने यहां पर युद्ध थोप दिया। तो हेनरी लॉरेंस ये कहता है कि अगर उन जो सूबेदार हैं, गवर्नर हैं, उनके द्वारा अगर विद्रोह किया गया था तो उनके विद्रोह का दमन कर लिया जाता। लेकिन सरकार ने, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने जो पंजाब का विलय किया यहां पर, ये इनके साथ में धोखा किया है। खैर, राजस्थान की अगर हिस्ट्री के आप स्पेशल बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन पर मैंने कंप्लीट हिस्ट्री अपलोड कर दी है। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, या प्ले स्टोर से जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और राजस्थान हिस्ट्री के बैचेस में अगर इंटरेस्टेड है तो आप वहां पर जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब राजस्थान हिस्ट्री का बैच कंप्लीट हो गया, इसके बाद मैं इंडियन हिस्ट्री के बैचेस वहां पर शुरू करूंगा। इसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और इसके अलावा मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, इसको मैं शुरू करूंगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।